देसी देवरानी विदेशी जेठानी। ये कहानी है जगजीवन दास के घर की, जहां वो अपनी पत्नी शांति और दो बेटे आलोक और संदीप के साथ रहते थे। शांति देवी घर की सफाई कर रही थी। तभी लीला हाथों में मिठाई से भरी हुई थाली लेकर उनके पास आती है। अरे कैसी है मेरी सहेली शांति? अरे सवेरे सवेरे किस खुशी में मिठाई बांट रही है। अरे बहू मायके से लौटी है, ये मिठाई भी उसके मायके से आया है। हम सभी सखी सहेलियों में एक तू ही बस सास बनने के लिए बाकी रह गई है। कब ब्याह करेगी अपने राम लखन का? एक बार बस संदीप बिलायत से गांव लौट आए, फिर उसकी शादी कर दूं। लीला वहां से चली जाती है। तभी अचानक शांति का बड़ा बेटा संदीप उनके सामने आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है। अरे संदीप, मेरे लाल, तू लौट आया। अजी सुनते हो, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हो गया भाग्यवान? अरे क्यों सवेरे सवेरे हल्ला मचा रही हो? अरे संदीप तू, अरे आ गया क्या बेटा? अरे संदीप, ये लड़की कौन है? संदीप हिचकिचाते हुए बोलता है, माँ ये सूजी है, आपकी बहू। बेटे की बात सुनकर सास माथा पकड़कर बोलती है, क्या तूने बगैर अपनी माँ की मर्जी के घर बसा लिया? और यहाँ मैं सपने सजाए बैठी थी कि तू जब गांव लौट कर आएगा तो गाजे बाजे के साथ धूमधाम से तेरी बारात सजाऊंगी। ओहो सासू माँ, अब अपने बड़े बेटे की बारात सजाने का ख्याल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी शादी तो सूजी से हो चुकी है। तभी तो 7 समंदर पार मैं अपने पति के पीछे पीछे आ गई। विलायती बहू के सामने सास की बोलती बंद हो जाती है। समय बीतता जाता है, मगर सूजी ससुराल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाती। बहू, अरे ओ मेरी विलायती बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? क्या है सासू माँ, क्यों चिल्लाकर सारा घर सर पर उठाए बैठी हो? अरे जरा ये 2-4 रोटी तो सेक देना, तेरे ससुर जी बुला रहे हैं। नो 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 सासू माँ, ये मिट्टी के चूल्हे पर मुझसे रोटियां तो दूर, 2 मिनट की मैगी भी नहीं बनेगी। कितना धुआं उठ रहा है यहाँ। मुझे मेरा गोरा रंग काला करना है क्या? बहू अपनी विलायती तेवर दिखाकर कमरे में चली जाती है। बेचारी बूढ़ी सास को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। समय बीतता जाता है और शांति का छोटा बेटा आलोक उसे कहता है, माँ, भाभी ऐसे नहीं समझेगी, उन्हें एक ही तरह से काबू किया जा सकता है। दोनों माँ बेटे फुसफुसाते हैं। कुछ ही दिनों में आलोक की शादी मिर्ची नाम की एक गाँव में रहने वाली लड़की से हो जाती है, जिसे देखकर विदेशी जेठानी इतराते हुए बोलती है, ओहो देवर जी, ये कैसी देसी देवरानी से शादी कर ली आपने? अपनी विदेशी भाभी से कहा होता तो मैं 7 समंदर पार से सुंदर देवरानी लाती ना। अरे रे काहे विदेशी जेठानी जी, का कमी है हम में? अरे अच्छा खासा दिखत है। माना कि देहात से है तो इमा का बुराई है? अरे पूरे गांव में हमरे जैसा नाम नाही है कौनों के। मिर्ची नाम है हमरा, मिर्ची। अगर हम चाह दे तो तुम्हारे तन बदन को धुएं की तरह सुलगा दें। ये सुनकर जेठानी जोर जोर से हंसने लगती है और देसी बहू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, यू आर सो फनी। इतना अतरंगी नाम तो मैंने पहली बार सुना है। लगता है इंडिया का MDH मसाला तुम्हारे नाम को देखकर बना है। अरे जब आपके विदेश में लूलिया जूलिया नाम हो सकता है तो हमारा नाम मिर्ची काहे नहीं हो सकत? इस तरह देसी देवरानी और विदेशी जेठानी के बीच बढ़ती तू मैं को लड़ाई में बदलता देखकर सास बीच में बोलती है, अरे अरे शांत हो जाओ दोनों। क्यों दोनों देवरानी जेठानी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो? नहीं बहू, तू चल मेरे साथ। जैसे तैसे रात का पसरा हुआ अंधेरा सुबह के पहर में बदल जाता है। देसी बहू मुर्गे की बांग के साथ जागकर गुनगुनाते हुए सफाई में जुट जाती है। पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी आए हाय हाय। जैसे ही देसी देवरानी के गाने की आवाज जेठानी के कानों में जाती है, वो आग बबूला होकर बड़बड़ाती हुई बाहर आती है। दिन चढ़ा नहीं कि मेरी ये देसी देवरानी शुरू हो गई। अभी बताती हूँ इसे। एकाएक विदेशी जेठानी का पांव फिसल जाता है और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर जाती है। तभी उसका शरीर गोबर से लेपे हुए जमीन पर सन जाता है और वो नाक चढ़ाते हुए बोलती है, इऊ, छी, इतनी गंदी बदबू किस चीज की आ रही है? अरे ओ मेरी देसी देवरानी, लगता है तुमने फटीचर फिनाइल से पोछा लगा दिया है। अरे ओ हमारे विदेशी जेठानी जी, यू का है ना,
हम देसी लोग आप जैसे विदेशियों की तरह फिनाइल पर पैसा नहीं फूकत है। गांव देहात के गाय के गोबर से ही घर की लीपापोती होती है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ओह गॉड, मेरी ये देसी देवरानी कितनी स्टूपिड है। तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है क्या? इतना भी नहीं जानती कि फर्श को फिनाइल से साफ करते हैं, ना कि गोबर से। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ देसी देवरानी और विदेशी जेठानी के बीच खिटपिट बढ़ती चली जाती है। गांव की मिर्ची अपनी जेठानी को हर बात का मुंहतोड़ जवाब देती थी। ऐसे ही एक सुबह, मिर्ची, अरे ओ मिर्ची, मर गई क्या? अरे का हुई गवा जेठानी जी, घनघोर घटा जैसन काहे गरजत हो? अरे इतना समय हो गया है, कहाँ है मेरी कॉफी? कब से वेट कर रही हूँ। ऊ देखो जेठानी जी, ऊ रहा चूल्हा, जाओ जाकर कॉफी बनाओ और पी लो। सुबह सुबह सस्ता नशा कर लिया है क्या? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी, इस नाते तुम मेरी बातों को नहीं टाल सकती, समझी? ठीक बा जेठानी जी, काफी हम बना देते हैं। आप जरा जाकर हमरी कटरीना को नहला दो, बेचारी हमरी भैंसिया कब से बुलाहट दे रही है। आर यू आउट ऑफ माइंड मिर्ची? भला मैं क्यों तुम्हारी भैंस को नहलाऊं? आई नो वेरी वेल, ये जानवर बड़े जिद्दी होते हैं। तो फिर अपना काम खुद ही करो जेठानी जी, हाथ पांव चलाओ और खुद से कॉफी बनाओ, वरना 7 समंदर पार से कोनो नौकराओं बुला लो। मिर्ची तुम्हारी मेड नहीं। ये बोलकर देसी देवरानी अपनी भैंस को नहलाने चली जाती है और विदेशी जेठानी फुसफुसाते हुए बोलती है, ये मिर्ची तो बड़ी ही तेज और तीखी है। खैर, इट्स ओके सूजी। दिन बीतते चले जाते हैं। एक शाम की बात है। जेठानी जी, अरे ओ जेठानी, अब क्या हो गया मेरी देसी देवरानी? क्यों बार बार चिल्लाकर बताती हो कि तुम देहाती हो? शुक्र है भगवान का, वरना भी एक पल के लिए तो हमको ऐसा लगा कि हमारी विदेशी जेठानी 7 समंदर में समा गई। देखो जेठानी जी, जिस दिन से हम देवरानी बनकर आए हैं, अकेले ही काम करत है। अब से एक वक्त का खाना पीना काम काज आप संभालोगी और एक पहर का हम। ये सुनकर जेठानी पांव पीछे करते हुए बोलती है, व्हाट? मैं और खाना बनाऊं? बट व्हाई? देखो जेठानी जी, ये आपका विदेश नहीं जहाँ मशीन घुमाया और गर्र से काम हो गया। ये है देहात और हम है आपकी देवरानी। आज से आप काम में हमरा हाथ बटाओ, ना ही तो 7 समंदर पार जाओ। जेठानी अपना हर पैंतरा आजमाती है, मगर इस बार उसका कोई भी दांव देसी देवरानी के आगे नहीं चलता और जेठानी अपने देवरानी के साथ काम करने लगती है। धीरे धीरे उसे ये सब अच्छा लगने लगता है, जिसे देखकर वो बोलती है, मिर्ची, थैंक यू सो मच। भले ही मैंने मजबूर होकर काम करना शुरू किया, मगर अब मुझे ये गांव देहात और अपनी देसी देवरानी का साथ दोनों बहुत अच्छे लगने लगे हैं। अरे जेठानी जी, शुक्रिया तो सासू माँ का कीजिए, काहे कि ये माँ जी और आलोक जी ने शादी से पहले ही हमको सब बता दिया था, इसीलिए हमने आपको बदलने के लिए आपकी देवरानी बनी। और ये देवरानी और जेठानी के खींचतानी में हमको बहुत मजा आया। आपके संग रहकर तो हम अंग्रेजी छटना भी सीख लिए हैं, मगर जो बात देसी में है वो विलायती में कहाँ। मिर्ची की ये बात सुनकर विदेशी जेठानी और ससुराल के सभी सदस्य जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। इसी के साथ देवरानी जेठानी की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धवलगढ़ गांव में रहने वाली दुलारी देवी के 2 बेटे थे, राम और रौनक। सवेरे सवेरे दुलारी सफाई में जुटी हुई थी, तभी ग्वालन गोमती किवाड़ खटखटाती है। भीतर आजा गोमती, दरवाजा खुला हुआ है। तेरे कानों की तो दाद देनी पड़ेगी दुलारी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे किवाड़ पर कदम रख दे तो भाप कैसे जाती है कि मैं हूँ, क्योंकि तेरे सिवा इतनी भोर मेरे घर कोई नहीं आता। चल जल्दी से दूध दे दे, आज सारा घर बिखरा है, इसलिए तुझसे 2 घड़ी बतिया भी नहीं सकती। तभी बोलती हूँ कि बहू घर ले आ ताकि तुझे भी छुट्टी मिले। चलती हूँ। गोमती की बात दुलारी के मन में घर कर जाती है और वह कहती है,
बात तो एकदम पते की बोल गई गोमती। मेरे दोनों अनमोल रतन ब्याह के लायक हो गए हैं। बहू आ जाएगी तो दिन भर की खटनी से पीछा छूटेगा और पका पकाया खाना भी मिलेगा। अगले दिन दुलारी अपने बड़े बेटे राम की तस्वीर पंडित जी को दे देती है, मगर राम कोहिना से शादी करके घर आता है। ये देख दुलारी भौचक्की हो जाती है। माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। हे राम, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। अरे इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। हर दिन हड्डियां तोड़कर तुझे पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया ताकि तू खुद ब्याह कर ले। अरे दुनिया की बाकी कुंवारी लड़की मर गई थी क्या, जो इस काली कमली से ब्याह कर लाया। कितना पक्का रंग पाया है इसने। सास की कड़वी बातें सुनकर काली बहू की आस टूट कर बिखर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर राम झुंझलाकर कहता है, बस कीजिए माँ, कोहिना का रंग भले पक्का है, मगर इसके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है। काश कि आप देख पाती। चलो कोहिना। जैसे ही राम कोहिना को लेकर कमरे का रुख करता है, दुलारी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, राम के देखा देखी कहीं मेरा रौनक भी बिना बैंड बाजा बारात के बहू ले आएगा तो मेरे आस का सत्यानाश हो जाएगा। अब जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दे दुलारी। ये सोचकर चटमंगनी पटब्याह का पैतरा आजमा कर दुलारी बन जाती है श्वेता की सास। श्वेता वैसे तो बेहद सुंदर थी, मगर रईस घर से होने के कारण वह बेहद घमंडी थी। आजा श्वेता बहू, अपने सुंदर पैरों की छाप इस घर में बिखेर कर इस घर में घिरे अंधियारे को खत्म कर दे। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना। मेरे गोरे चिट्टे रंग से घर का चप्पा चप्पा चमक उठेगा। जा श्वेता बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तू बहुत थक गई होगी, आराम कर। मैं नहीं चाहती कि तेरी आंखों के आगे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डार्क सर्कल सासू माँ। हाँ वही बहू। अच्छा अब जा। श्वेता के साथ गांव-गढ़ के लोग भी अपने घर की ओर अग्रसर हो जाते हैं, मगर जैसे ही कोहिना अपने कदम कमरे की ओर बढ़ाती है, तभी दुलारी बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ करमजली, कहाँ जा रही है? ये पूरा घर बिखरा पड़ा है, इसे क्या तेरा बाप साफ करेगा? कान खोल कर सुन ले, बगैर घर बार साफ किए अगर तेरे कदम कमरे में गए तो सवेरे तेरी खैर नहीं। ये कहकर दुलारी अपने कमरे में चली जाती है। बेबस बहू की आंखें नींद से मांद रही थी, मगर वह ना तो सास का कहा टाल सकती थी, न जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकती। देर रात के 2 बजे तक सारा काम खत्म करके वह सो जाती है। तभी सवेरे 5 बजे दुलारी दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ करमजली, सूरज की किरण फूट गई है, अब क्या तुझे जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजवाऊं क्या? सास की तीखी आवाज सुनकर कोहिना तेज झंझनाहट के साथ बाहर आती है। माफ करना माँ जी, वो रात 2 बजे काम खत्म करके सोई थी, इसलिए उठने में जरा सी देरी हो गई। जहां एक ओर काली बहू 5 बजे के पहर जाकर घर द्वार बहार कर एक पांव पर काम करती है, वहीं श्वेता 10 बजे कमरे से बाहर दस्तक देती है। जेठानी जी, हरिओ जेठानी जी, कानपुर में हड़ताल है क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, आज की तारीख में नाश्ता मिलेगा? श्वेता, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो, इसलिए आज तो नाश्ता तुम्हें पकाना था। बावजूद इसके तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? मैं और किचन में कदम रखूं? बिल्कुल नहीं, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, बाई नहीं। और वैसे भी ये चूल्हा चौका रसोई तुम्हारे काले रंगत में ज्यादा जचता है, समझी? अब जाओ, मेरे सामने से तुम्हारा काला चेहरा मेरी आंखों में चुभ रहा है। अरे अब क्या आंखें गड़ा कर मेरी गोरी बहू की ब्यूटी बिगाड़ने का इरादा है? बुत बनी खड़ी क्या है, जा भाग यहाँ से। सास और देवरानी के ताने बाने सुनकर लाचार बहू डगमगाते कदमों से रोती डहकती हुई रसोई घर का रुख कर लेती है। समय बीतता है, बावजूद इसके सास और गोरी बहू के ताने बाने बंद होने की बजाय बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर एक दिन रज्जू सुंदर सी साड़ी पहने हाथों में मिठाई लेकर दुलारी के घर दस्तक देती है। अरे क्या बात है रज्जू रानी, इस सुंदर सी साड़ी में तू तो सायरा बानो को भी फेल कर रही है। वैसे इतनी गोटेदार साड़ी तो गांव में मिलती नहीं है, शहर से खरीदी है क्या? और खरीदी नहीं बल्कि बहू के हाथों रस्म में मिली है।
और ये मोरी मैया, मैं तो भूल ही गई थी कि सास बनने के 1.25 महीना पूरा होने पर बहू सास को साड़ी देती है। मेरी श्वेता बहू बेहद रईस है। मेरी श्वेता बहू अपनी सास को सराखों पर बिठाती है। तू देखना, मेरी 1.25 लाख की साड़ी के आगे तेरी साड़ी फीकी पड़ जाएगी। वैसे दुलारी, तेरी रईस बहू के हाव भाव देखकर लगता तो नहीं कि वो तुझे दामिल साड़ी देगी। चलती हूँ। दुलारी को रज्जू की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने तो मन में अपनी गोरी बहू के हाथों मिलने वाली साड़ी के ख्वाब जो बुन लिए थे। श्वेता बहू, तेरे पास 1 सप्ताह का समय है। अपनी सास को अच्छी साड़ी देना, क्योंकि मेरी काली बहू तो अव्वल दर्जे की भिखमंगी है। बस तू अपनी सास की महंगी साड़ी पहनने की आस मुकम्मल कर दे। माँ जी, जितना मन चाहे मन की मिठाइयाँ खाइए, क्योंकि महंगी साड़ी तो मिलने से रही। एक एक दिन गिनती हुई सास गोरी बहू से मिलने वाली साड़ी की ललक में नजरें बिछाई थी। जहां गोरी बहू रोजाना अपने रंग रूप को निखारने में बड़ी रकम खर्च करती रही, वहीं काली बहू एक एक पाई जोड़ बटोर कर बड़े से शोरूम से महंगी साड़ी मोल लेती है। वहीं गोरी बहू फुटपाथ पर खड़े ठेले वाले से 100 रुपए की साड़ी खरीद कर घर आती है। अरे श्वेता बहू, ले आई तू साड़ी, ला दे। जैसे ही दुलारी साड़ी खोलकर देखती है तो उसका मुंह फीका पड़ जाता है। बहू, लगता है दुकानदार ने तुझे ठगी ठेले वाली साड़ी दे दी। माँ जी, मुझे किसी ने ठगा नहीं, बल्कि ये साड़ी मैंने ठेले से ही खरीदी है। मगर बहू, तू तो इतनी अमीर है, तेरी तो हर साड़ी लाखों की होती है, फिर तूने अपनी सास के लिए इतनी सस्ती साड़ी खरीदी। माँ जी, माना कि मैं अमीर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि बेफजूल में पैसे लुटाऊं, और फिर आपके बूढ़े शरीर पर सस्ता महंगा एक बराबर है। गोरी बहू की बात सुनकर सास की आस टुकड़ों में बिखर जाती है। तभी काली बहू झिझकते हुए सास को साड़ी देने आगे आती है। माँ जी, मैंने भी आपके लिए ये साड़ी खरीदी है, शायद आपको भाए। जैसे ही दुलारी डिब्बे को खोलती है, उसमें कांजीवरम की सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी थी, जिस पर नीले रंग के गोटे जड़े थे। ये देखकर दुलारी की आंखों से बहे आंसू साड़ी में सराबोर हो जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ, आपको साड़ी अच्छी नहीं लगी? अच्छी है बहू, मगर तेरे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ, जेठानी जी ने चोरी चकरी की होगी, वरना अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाने वाली के पास लाखों की साड़ी खरीदने का दाम आया कहाँ से? नहीं माँ जी, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? मैं बताता हूँ माँ, ये साड़ी कोहना की तपस्या का भाग है। आप जानती हैं, कोहना बिन माँ की बेटी है, इसलिए मैंने इससे शादी की, और शादी के पहले दिन से इसने इस रस्म के लिए अपने शौक मारकर पाई पाई जोड़कर ये साड़ी खरीदी। सच सुनकर दुलारी के मन में बीते दिनों की छवि उभर जाती है। बहू, मैंने हर दिन तेरी हंसी उड़ाई, कभी तुझसे मीठे मुंह बात नहीं की, फिर भी तूने आज मेरा इतना मान बढ़ाया। क्यों? क्योंकि माँ जी, मेरे लिए आप सास नहीं माँ हैं, और भला माँ की बातों का कौन बुरा मानता है? अपनी काली बहू की बात सुनकर सास की आंखों से पश्चाताप की बूंदों की बदरा बरस पड़ती है। आखिरकार काली बहू को सास का स्नेह हासिल हो जाता है। कमला दिल्ली में अपने पति मुकेश के साथ रहती थी। कमला बहुत ही अमीर फैमिली से थी और उनके 2 बेटे थे, पवन और करण, जो कि हाल ही में विदेश से पढ़ाई पूरी करके दिल्ली वापस आई थी। कमला के दोनों बेटों की उम्र शादी के लायक हो गई थी। मुकेश जी, हमारे दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और इनकी उम्र भी अब शादी के लायक हो गई है, और अब मुझसे घर के काम नहीं होते। क्यों ना हम अपने बेटों की शादी कर दें? कह तो सही रही हो तुम कमला, मेरी नजर में तो अभी कोई लड़की है नहीं, पर देखते हैं, कोई लड़कियां हमें अपने बेटों के लायक मिलती हैं तो हम जल्द से जल्द अपनी बेटों की शादी कर लेंगे। और फिर कमला और मुकेश मिलकर अपने दोनों बेटों के लिए 2 लड़कियों को पसंद करते हैं। वो अपने बड़े बेटे करण की शादी रितु नाम की लड़की से करवाते हैं और छोटे बेटे की शादी नताशा नाम की लड़की से करवा देते हैं। कमला की बड़ी बहू रितु बहुत ही अमीर खानदान की थी, जिसके कारण वो अपनी शादी में बहुत सारे पैसे और दहेज लेकर आई थी। वहीं कमला की छोटी बहू नताशा एक छोटी सी गरीब फैमिली की लड़की थी, जिस कारण वो अपने दहेज में कुछ नहीं लाई थी। कमला बहुत ही लालची औरत थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहू रितु को ज्यादा समझती थी और छोटी बहू नताशा को हर वक्त खरी खोटी सुनाती रहती। बेचारी नताशा गरीब फैमिली से थी, इसलिए वो अपनी सास कमला के ताने सुनकर बर्दाश्त कर लिया करती थी।
एक दिन सुबह नताशा अपनी सास को नाश्ता देती है। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता और अदरक वाली चाय। अरे कलमुही नासपीटी कहीं की, रख दे यहाँ पर। अरे मैं पी लूंगी चाय। एक तो दहेज भी नहीं ला सकी, माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया, 2 पैसे नहीं जोड़े गए तेरे ब्याह के लिए। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे माँ बाप जितना कर सकते थे उन्होंने वो सब शादी में लगा दिया। अच्छा, जुबान लड़ाएगी या मुझसे? बड़ी बहू को देख कितनी अमीर है, कितना दहेज लेकर आई है, टीवी, फ्रिज और इतने सारे पैसे, और तू फूटी कौड़ी, फूटी किस्मत वाली। कमला की जली कटी बातें सुनकर नताशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला नताशा के पास आकर सबके गंदे कपड़े उस पर फेंक देती है और कहती है, सारे कपड़े धो बहुत ही अच्छे से, और देख खराब नहीं होने चाहिए। तभी वहाँ रितु भी आकर उसे अपनी साड़ी दे देती है और बोलती है, ओ नताशा, ये लो और ठीक से धोना, बहुत महंगी साड़ियाँ हैं, तुमने तो कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होंगी। बिल्कुल अच्छे से धोना। चलो रितु बहू, आज तुम अपने हाथ का कुछ बनाकर खिला दो। माँ जी, आप मेरे हाथ का खाकर क्या करेंगी? अच्छा सा खाना है तो मैं आपको बाहर रेस्टोरेंट का खाना खिलाने चलती हूँ, उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। हाँ बहू, ये बढ़िया है, इस नताशा की बच्ची को यही सड़ने दो। नताशा, घर का सारा काम कर लियो अच्छे से, समझी? कमला और रितु उसे नीचा दिखाकर बाहर शॉपिंग करने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुकेश आता है और नताशा से कहता है, नताशा बहू, ये कमला कहाँ चली गई? कहीं देख नहीं रही मुझे? देखो, मेरा चश्मा चाहिए था, तुम ढूंढ दोगी जरा? पापा जी, माँ जी और जेठानी जी बाहर शॉपिंग करने गए हैं और आपका चश्मा तो आपके सर पर ही है। अरे बेटा, मैं भी ना कभी कभी भूल ही जाता हूँ। तुम क्यों नहीं गई? पापा जी, घर में भी तो कोई होना चाहिए ना। मुकेश नताशा की बात सुनकर वहां से चला जाता है और नताशा कपड़े धोने के बाद घर के सारे काम निपटाकर खाना खाने जैसे ही बैठती है कि तभी कमला और रितु आ जाती हैं और कहती हैं, नताशा, जरा माँ जी और मेरे लिए पानी तो लाना, बाहर बहुत गर्मी है। हाय, मैं तो मर ही गई। जरा एसी भी चला दो। जी जेठानी जी, मैं अभी लाई। रितु की बात सुनकर वो पानी लाकर दोनों को पिला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। कमला अपनी बड़ी बहू रितु से घर का एक भी काम नहीं करवाती थी, क्योंकि वो अपनी शादी पर ढेर सारा दहेज और पैसे लेकर आई थी, इसीलिए वो उससे ज्यादा प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर वो नताशा के साथ अत्याचार कर उसे हर पल खरी खोटी सुनाती रहती और घर के सारे काम उससे ही करवाती थी। नताशा को इस बात का बहुत बुरा लगता, लेकिन आदर्शवादी बहू होने के नाते वो सारी बातें सुनती, किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। ऐसे ही एक शाम सब दफ्तर से आते हैं। नताशा अपने कमरे में इस्त्री कर रही थी कि उसकी उदासी देखकर उसका पति कहता है, नताशा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपका आज का दिन कैसा गया? हाँ, अच्छा था, बस ऑफिस में काम थोड़ा बढ़ गया है। बड़े भैया सारा काम मुझसे करवाते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते। अरे, तो इसमें इतना परेशान क्यों होते हो? वो आपके बड़े भाई हैं, उनकी बात मानकर आप सब कर दिया करो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त रितु को ज्यादा मिर्च लग जाती है, तभी वो चिल्लाते हुए नताशा को बोलती है, नताशा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? खाने में इतनी ज्यादा मिर्च, मुझसे बदला ले रही हो ना? नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बदला क्यों लूंगी? इस बात का कि माँ जी मुझसे काम नहीं करवाती, ना शॉपिंग पर तुम्हें लेकर जाती हैं, इसीलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो ना? जेठानी जी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। सही कह रही हो रितु। बहू, इसमें कितनी मिर्च डाली है तूने? तू जरूर हम दोनों से बदला ले रही है। चल, अब बहुत दिन हो गए, हम तुझे इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू निकल जा हमारे घर से। कमला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुमने इसको घर से निकल जाने के लिए कह दिया? बेचारी पूरा दिन घर में काम करती है।
कमला अपने पति मुकेश की एक भी बात नहीं सुनती और नताशा को घर से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पवन अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, फिर भी कमला उसकी एक नहीं सुनती। माँ, आप अगर मेरी पत्नी को घर से निकाल दोगी तो मैं भी इसके साथ घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर नताशा और पवन घर छोड़कर चले जाते हैं। नताशा के जाने के बाद कमला अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती है। इधर बेटे के जाने से मुकेश के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिस कारण वो दुनिया से चल बसता है। पति के जाने के बाद कमला बहुत बीमार रहने लगती है, जिसके कुछ दिन तक तो ऋतु सेवा करती है। एक दिन कमला ऋतु को आवाज लगाते हुए कहती है, ऋतु बहू, मुझे बहुत कमजोरी सी लग रही है, जरा मुझे बादाम का दूध ला दे। एक तो बुढ़िया काम कुछ करती नहीं, ऊपर से बादाम का दूध पीना है। मुझे तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पता नहीं कहाँ से इन्हें कमजोरी आ रही है। अभी लाई माँ जी। ऋतु इतना बोलकर कमला को बादाम का दूध लाकर दे देती है। वक्त गुजरता है। कमला अपने बेटे से कुछ भी लाने के लिए कहती तो ऋतु बहुत चिढ़ती और ना तो उसे ठीक से खाने के लिए देती और ना ही उससे अच्छे से बात करती थी। सुनिए करण जी, मैं अब तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती। या तो आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाइए, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ बस। सही कह रही हो तुम। माँ रोज रोज कभी कुछ मांगती हैं, कभी कुछ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं उन पर खर्च करूँ। मैं अकेला कमा रहा हूँ, कहाँ तक इनका खर्चा उठा लूंगा। हम कल ही इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। फिर सभी सो जाते हैं और अगली सुबह। बस माँ जी, मैं आपकी और फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। मेरे पति के पास आपके फिजूल खर्च उठाने के लिए अब और पैसे नहीं हैं और अब से आप हमारे घर में नहीं रहेंगी। आपका इंतजाम वृद्धाश्रम में कर दिया गया है। पर बहू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ, मैं तो ऐसा कर रही हूँ माँ जी। इतना बोलकर वो कमला को घर से बाहर निकाल देती है और वो रोते हुए कहती है, मैंने इस अमीर बहू के लिए इतना किया और इसने मुझे ही मेरे घर से बेघर कर दिया। शायद मुझे नताशा बहू के साथ किए जुल्म की सजा मिल रही है। कमला रोड पर बैठकर रो रही होती है कि इतने में वहां से नताशा जा रही थी। अपनी सास को इस हालत में देख नताशा बोलती है, माँ जी, आपकी ये हालत कैसे और रो क्यों रही है माँ जी आप? मैंने तेरे साथ गलत किया है, बस उसी की सजा भुगत रही हूँ मैं। ऋतु बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, आप ये सब मत सोचिए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। आप मेरे घर चलिए रहने के लिए। तेरा कितना बड़ा दिल है बेटा, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। हर वक्त तुझे ताने देती रही, तेरी गरीबी पर सवाल उठाती रही। मुझे माफ कर दे नताशा। और फिर नताशा अपनी सास कमला को गले लगा लेती है और अपने साथ उसे अपने घर ले जाती है, जहां वो कमला की खूब अच्छे से देखभाल करती है। और फिर कमला अपनी छोटी बहू नताशा और छोटे बेटे पवन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। कौशल्या पूजा की थाली लेकर घर को लौट आती है, जिसके बाद वो अपने पति और अपने दोनों बेटों को प्रसाद देने लगती है। तभी कौशल्या कहती है, अरे गुंजन, प्रीति अभी तक सो रही है क्या? उससे बोलो सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाए। अरे माँ जी, आप तो जानती हो प्रीति को, हम कितना भी जगाने की कोशिश कर लें, वह 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठेगी। अरे बहू, आज घर में हवन है और सबका नहा धोकर तैयार होना बहुत जरूरी है। पूजा के वक्त अगर वह सोकर उठेगी तो पूजा खराब हो जाएगी। आप कहती हो तो मैं एक बार जाकर उसे उठाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर गुंजन प्रीति के कमरे में जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। अरे प्रीति, उठो। प्रीति देखो, आज हवन है। कल ही हमने तुम्हें समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना और नहा धोकर तैयार हो जाना, लेकिन तुम हो कि अभी तक सो रही हो। माँ जी बहुत गुस्से में है, उठ जाओ। अरे अरे जाओ यहाँ से, जब देखो मेरी नींद खराब करती रहती हो। और कोई काम नहीं है क्या आपको? माँ जी से बोलो मैं पूजा में नहीं आने वाली। प्रीति की बात सुनकर गुंजन चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेहमान आने वाले हैं और प्रीति तो अभी तक सो रही है। मगर माँ जी इसे ऐसे देखेंगी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगी। एक काम करती हूँ, मैं जाकर हवन की तैयारियां कर लेती हूँ। गुंजन प्रीति की जेठानी होती है और वो बहुत संस्कारी होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति शहर से शादी करके गांव में आई होती है। उसके इतने नखरे होते हैं कि सभी लोग उसकी हरकतों से परेशान होते हैं। कुछ ही देर में गुंजन हवन की सारी तैयारियां करके सबको बुला लेती है।
देखते ही देखते मेहमान भी आने लगते हैं, जिसके बाद गुंजन एक एक करके सबके पैर छूने लगती है। आप सभी का स्वागत है, आइए, हवन बस शुरू ही होने वाला है। ऐसा कहकर गुंजन सबके पैर छूने लगती है। अरे बहू, जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू हर किसी को मिले। तभी वहाँ प्रीति अपने शरीर पर केवल टॉवल लपेटकर सबके सामने ऐसे ही पहुँच जाती है। अरे वाह, मेहमान तो आ भी गए। दरअसल मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे, इसलिए ये पहनना पड़ा। प्रीति, ये सब क्या है? तुम ऐसे ही सबके सामने आ गई, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? अरे इसकी माँ ने कुछ सिखाया होगा तभी तो शर्म आएगी। हे भगवान, ये शहर की लड़कियां, इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे कम से कम आज के दिन तो थोड़ी सी शर्म कर लेती। यूं ही उठकर सबके सामने टावल में आ गई। पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? मेरी माँ जैसी भी है बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह ढोकलेबाजी नहीं करती हैं। हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारी माँ के संस्कार तुम्हारे अंदर झलक रहे हैं। सबकी बातें ऐसी सुनकर प्रीति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है। उसे इस तरह देखकर सभी लोग अपना मुंह बना लेते हैं। तभी राघव उसके पास जाता है और उससे कहता है, प्रीति, ये सब क्या है? पहले टॉवल और अब ये, जाओ इसे जल्दी से बदलकर एक अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। अरे अरे, मुझसे शादी करने से पहले ये सब नहीं सोचा था, तो अब क्यों सोच रहे हो? तब भी तो मैं तुम्हें पसंद थी, आज क्या दिक्कत है? अब तक तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन आज तुम मेरी पत्नी हो। अरे तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। प्रीति सबके सामने कई सारे ड्रामे दिखाती है, जिसके बाद कई सारे लोग हवन में से प्रीति के इस बर्ताव को देखकर चले जाते हैं। सत्यानाश जाए इसका। अरे इस लड़की को तो जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है। इससे अच्छा तो कि मेरा बेटा कुंवारा ही मर जाता। घर के सभी लोग प्रीति से बहुत नाराज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुंजन हवन के संपन्न होने के बाद सबको प्रसाद बांटती है। माँ जी, प्रीति को माफ कर दीजिए। दरअसल वह शहर में पली बढ़ी है, इसलिए उसका बर्ताव थोड़ा ऐसा है। धीरे धीरे वह इस घर के सभी संस्कार सीख जाएगी। अरे बहू, कितनी समझदार और सुलझी हुई है तू। तेरे अंदर कितने सारे संस्कार हैं। काश तेरे आधे संस्कार भी प्रीति के अंदर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कौशल्या गुंजन को आशीर्वाद देती है। ये सब प्रीति अपने कमरे में से झांक कर देख रही होती है और अपने मन ही मन कहती है, अरे जिसे देखो वह सिर्फ गुंजन की तारीफ करता रहता है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? मैं सब जानती हूँ। गुंजन ऐसा घर वालों को अपनी ओर खींचने के लिए करती है। एक तरफ प्रीति अपनी हरकतों की वजह से घर वालों की बातें सुनती, तो दूसरी तरफ गुंजन अपने संस्कारों के पीछे सबके मुंह से तारीफ सुनती, जिसके चलते प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से उसकी सास कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। वो दर्द में तड़प रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। गुंजन अपनी सास के बिना बोले ही उसके हाथ पैर दबाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी कमरे में अपने आप से कहती है, इस घर में कोई भी मुझे कुछ नहीं समझता। सब तो गुंजन दीदी की तारीफ करते रहते। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने पति को लेकर यहाँ से शहर रहने चली जाऊँ। प्रीति राघव को किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद वो जाने से पहले अपनी सास को बताने जाती है। कितनी अजीब बात है, आज तो मैं अपने पति के साथ ये घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि मेरी सास की तो सिर्फ एक ही बहू है जो बहुत संस्कारी है। तो फिर मेरा इस घर में क्या काम? लेकिन आपको इस तरह बीमारी का बहाना लेकर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ प्रीति, ऐसा मत करो। माँ जी को तुम्हारी और राघव जी की जरूरत है। प्रीति किसी की नहीं सुनती और वो राघव को चलने के लिए कहती है। अगर आज आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊंगी। फैसला आपके हाथ में है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। आज मेरी माँ को मेरी जरूरत है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। प्रीति गुस्से से सामान उठाती है और घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। मेरी सास और मेरी जेठानी की वजह से आज मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। अरे ये सब लोग सिर्फ गुंजन दीदी की ही तारीफ करते हैं, किसी को भी मेरी परवाह ही नहीं है। प्रीति ऐसा सोचते हुए चल ही रही होती है कि पीछे उसकी सास उसको आवाज लगाने लगती है। बहू, बहू कहाँ जा रही है? रुक जा। अरे बहू मेरी बात मान। देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जा। तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पीछा मत कीजिए माँ जी। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती जहाँ कोई मुझे कुछ नहीं समझता। प्रीति ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से कौशल्या के सामने एक बहुत तेजी से कार आती है, जिससे कौशल्या का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी सास कौशल्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है।
एक्सीडेंट के दौरान कौशल्या को कई सारी चोट लग जाती है। ये सब देखकर प्रीति को रोना आता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और आपको अपने पीछे भगाया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आप मुझे रोकने के लिए आई और मेरे चलते आपको कितनी सारी चोट भी लग गई। अरे बहू, तू ऐसा कैसे सोच सकती है कि तू उस घर की बहू नहीं है? अरे जब राघव तुझे शादी करके घर में ले आया था तभी मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया था और तुझे मैं गुंजन की तरह संस्कारी बनाना चाहती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। हमेशा मैंने कई सारी गलती की है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपको एक संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। कौशल्या प्रीति को गले से लगा लेती है। दोनों सास बहू रोने लगती हैं, जिसके बाद से प्रीति को अपनी सास के लिए संस्कारी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। देखते ही देखते प्रीति के अंदर काफी सारे बदलाव आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रात के घनघोर अंधेरे में दो चुड़ैलों का साया अजमल खां गाँव में घुस आता है। सभी इस समय नींद में हैं। ये सही मौका है हाथ साफ करने का। और ये मंदबुद्धि चुड़ैल ज्यादा शोर मचाएगी तो चील कौवे हमारे चारों ओर मंडराने लगेंगे। फिर गांव वालों को शक हो जाएगा कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आई हैं। वो दोनों चुड़ैल सिर से पांव तक सोने के गहनों से लदी हुई थी। फिर वो चुड़ैल एक खिड़की के अंदर झांकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी सड़ी गली खोपड़ी वाली बहू, वो देख तिजोरियां नजर आ रही हैं। जरूर इसमें सोने के जेवरात होंगे। फिर देरी किस बात की सासू माँ? दोनों चुड़ैल खिड़की से अंदर घुस आती हैं, जहां बिस्तर पर कादम्बरी गहरी नींद में सोई हुई खर्राटे मार रही थी। सासू माँ, इसके खर्राटे तो हमें चैन से चोरी ही नहीं करने देंगे। चुड़ैल जैसे ही तिजोरी खोलती है, उसमें अनेकों चमचमाते सोने के गहने भरे होते हैं। आज तो हम सास बहू चुड़ैलों की लॉटरी ही लग गई। एक साथ इतना सारा सोना तो मेरी आंखों में ही नहीं समा रहा। चुड़ैल सोने के सिक्कों की चोरी करके हवा के झोंके के साथ उड़ती हुई अपने टूटे फूटे खंडहर पड़े घर में आती है, जहां सभी कोने में मकड़ियों के जालों के साथ चमगादड़ की टोली शोर मचा रही थी। घर के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा होता है। अरे ओ चुड़ैल, अपना नाच प्रदर्शन बाद में करना। जल्दी से इन गहनों को संदूक में छुपा दे। सासू माँ, ये सोने का 9 लाख का हार तो मुझे भा गया है, पहन कर देख तो लो। ये सुनकर कोकिला चुड़ैल उसको जोरदार कंटाप मारकर कहती है, मेहनत करूं मैं और फल खाए तू। अरे दादा, कैसी कट्टर सास है मेरी। सोने के पीछे अपनी हीरे जैसी चुड़ैल बहू को बेरहमी से सूद डाला। अगली सुबह कादम्बरी घर का बिखरा हाल देखकर चौखट पर बैठी छाती पीटते हुए कहती है, अरे दादा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव के सभी लोग कादम्बरी के पास आकर कहते हैं, अरे क्या हो गया कादम्बरी मौसी, क्यों सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो? का बताएं महेश बिटवा, कल रात न जाने कौन निपुत्रा चोर हमरे घर में घुसकर चोरी कर गया। सारे सोना लूट ले गया। आग लगे ओके। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हर दिन के साथ गांव में सोने की चोरी की वारदात बढ़ती ही चली जा रही थी। एक रात दोनों चुड़ैल गांव में कदम रखती हुई कहती हैं, आज कौन से घर पर धावा बोलना है सासू माँ? बहुरिया, ये मोटे पेट वाला तो वही सुनार है ना, जिसकी सोने की दुकान गांव से बाहर है। हाँ, ये सुनार बहुत माला माल है। क्यों ना आज इसको कंगाल बना दे। दोनों चुड़ैल अंदर घुसकर पूरे घर को छानबीन करने लगती हैं। सासू माँ, पूरा घर छान मार लिया, एक भी सोने का गहना नजर नहीं आ रहा। अरे सही से देख आलसन चुड़ैल, जरूर इस सुनार ने किसी खुफिया जगह सोने के गहने छुपाए होंगे। दोनों चोर चुड़ैल की निगाह दीवार की ताजी सीमेंट पर जाती है। इतना आलीशान घर में आखिर ये दीवार इतनी गीली क्यों है? जरूर इस सुनार ने वहाँ खुफिया तिजोरी बनाकर सोना छुपाया है। चुड़ैल अपने जादू से उस दीवार को खोदती है। वो दोनों चुड़ैल देखती हैं कि वहाँ पर सोने का भंडार है। दोनों चुड़ैल सारा सोना बाहर निकालती है। अरे सासू माँ, बुढ़ापे के साथ आपकी अकल भी घटती जा रही है। जल्दी करो, अगर ये सुनार जाग गया तो हमारा शिकार कर डालेगा, पकड़ी जाएंगे हम। दोनों चुड़ैल सोने के जेवर को बटोर कर अपने खंडहर घर में आकर उन्हें संदूक में रखकर कहती हैं, आखिरकार हमारी हर दिन की चोरी रंग ले आई। चुड़ैल सास बहू की टोली अजमल खां गांव में सबसे अमीर हो चुकी है। मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, भले ही तू सोने के पीछे थोड़ा लालची है, पर है तू बड़े काम की चीज। हमने उस सुनार को अच्छा चकमा दिया। कहावत नहीं सुनी आपने,
100 सुनार की 1 लोहार की। दोनों चोर चुड़ैल सोने से भरे संदूक पर पसर कर पूरी रात बतियाती हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद सवेरा होते ही सूरज आसमान में चढ़ आता है। अरे ये रात कब होगी? सूरज डूबेगा तभी तो रात आएगी ना सासू माँ। सूरज डूबने के साथ चांद आसमान में उजागर होता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चांद अपने पूरी रोशनी में था, जो पूरे अजमल खां गांव पर अपनी चमक उजागर कर रहा था। एक तो एकदम अजोरिया रात है, हवा भी एकदम मस्त चल रही है। अब तो मैं द्वार पर ही खटिया बिछाकर सोऊंगा। जहां पूरा गांव नींद में था, वहीं दोनों चुड़ैल स्वर्णा के घर सोने की चोरी कर रही थीं। अरे ओ मूर्ख सासू माँ, सारा सोना आज ही हजम करने की ठान कर आई हो क्या? चलो। हाँ चल चल चल। चोर चुड़ैल दबे पांव जमीन पर चलने लगती है। तभी उनके पांव में बंधे सोने की पायलों की छम छम गांव में गूंज उठती है कि अचानक सूरज की आंख खुलती है। अरे ये कौन आधी रात घुंघरू छनका रहा है? उसकी नजर कंधे पर पोटली धरे भाग रही चुड़ैल पर जाती है। अरे बाप रे, सोने के इतने आभूषण अजमल खां गांव के तो भाग चमक गए। साक्षात लक्ष्मी मैया दर्शन देने आ गईं। नींद में होने की वजह से सूरज को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। फिर जैसे ही वो आंखें मलता है, चुड़ैल को देखकर कहता है, अरे दादी, ये तो चुड़ैल है। अरे इसका मतलब गांव में हो रही सोने की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चुड़ैल है। सुबह होते ही वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सूरज, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे मुंह में दही जमा लिया है का? कुछ बोलते का है नहीं? अरे गांव में सोने की चोरी करने वाले का पता चल गया। वो चोर किस गांव का रहने वाला है, बता सूरज। अरे वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। अरे 2-4 चुड़ैल ही सभी के घरों में सोना चुरा रही हैं। तो एक चुड़ैल मुझको सुनार से भिखारी बना गई। तेरी जैसे पुराने जमाने में लोग घर के जमीन में सोना गाड़ कर रखते थे, हमको बचे हुए सोने को घर की जमीन में गाड़ना होगा। आज रात वो चुड़ैल चोरी के मंसूबे से दोबारा जरूर आएगी। आने दो उसे। सभी गांव वाले चुड़ैल को आता देख घरों की छत पर कुछ पेड़ों के पीछे तो कुछ पेड़ों के ऊपर छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल कदम रखकर कहती है, आज एक बार में ही सारे सोने की सफाई करके ही जाएंगे। लेकिन आज सभी घर खाली क्यों है और इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? चुड़ैल गांव के प्रत्येक घरों को छान मारती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। लगता है ये गांव वालों की कोई चाल है। दोनों चुड़ैल विशाल अवतार धरकर मुंह से आंधी उगलने लगती। गांव का माहौल एकदम भयानक होने के साथ आसमान एकदम लाल हो जाता है। सभी पेड़ बेधड़क गिरने लगते हैं कि गांव के लोग बाहर निकलकर कहते हैं, रुक जा चुड़ैल, बस बहुत हुआ। इस गांव का सारा सोना हड़प कर पहले ही अजमल खां के लोगों को गरीब बना चुकी है। अब क्या लेने आई हो? हम जानते थे कि ये तुम्हारी ही साजिश थी। सोना चुराने का बड़ा शौक है ना तुम चुड़ैलों को। आज सोना खिलाकर तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों चुड़ैल बौखलाकर सभी को इधर उधर फेंकने लगती हैं। हम हार नहीं सकते। इन चुड़ैलों को मशाल की लौ से घेरना होगा। उठो गांव वालों, ये समय कमजोर पड़ने का नहीं है। सभी मशाल की लौ से चुड़ैल को गोल घेरे में कैद करके कहते हैं, बता क्यों कर रही है तू सोने की चोरी? बताती हूँ। हम दोनों सास बहू हैं। अकाल मृत्यु के बाद हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। हम धरती पर दर दर भटकने लगी। एक दिन हम भूख से चटपटा रही थी तो हमारी नजर इस गांव की एक औरत पर पड़ी जिसने सर से पांव तक सोने के जेवर पहने थे। हमने उसके जेवर छीनकर उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। और फिर चमचमाते सोने के जेवर पहनना हमारा बड़ा शौक बन गया, इसलिए हम सोने की चोरी करने लगे। आज हम तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। नहीं, रुको, हमको मत जलाओ, हम तुम्हारा सोना लौटा देंगे। हम भला एक चुड़ैल का यकीन क्यों करें? हमें सिर्फ सोने के गहनों का लालच है। अजमल खां गांव से 2 कोस दूर एक खंडार है। उस घर के संदूक में तुम सभी के जेवर पड़े सुरक्षित हैं। हम वादा करती हैं, इस गांव से कहीं और चली जाएंगी। गांव वाले चुड़ैल को रिहा कर देते हैं और सवेरे चुड़ैल के दिए पते पर पहुंचकर सोने से भरे संदूक को अपने गांव ले आते हैं, जिसमें चोरी का सारा सोना जब्त था। सभी के सोने उन्हें मिल जाते हैं और एक बार फिर गांव सुखद तरह से रहने लगता है।